In this lecture, we shall discuss about the black hole. ब्लैक होल 2018 में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे. ब्लैक होल इज इंपॉर्टेंट इस वजह से कि पेपर में कई दफ़ा आ चुका है और आगे भी पेपर में ऑब्वियसली आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स का ओवरऑल टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें से आपको मल्टीपल मार्क्स का पेपर मिल जाता है CSS GSA के कोर्स के अंदर. ब्लैक होल की अगर बात की जाए तो ब्लैक होल हमेशा से कॉस्मोलॉजी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है. ब्लैक होल के बारे में हमारी जो जनरल नॉलेज होती है वो ये पता है कि ब्लैक होल जो है दैट इज सुपर मैसिव और ये तमाम चीजों को अपने अंदर सक करता जाता है. अगर आप नासा से कुछ मिलने वाली ब्लैक होल के पिक्चर्स को देखते हो तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे पूरी स्पेस के अंदर आपको इर्द गिर्द सारे प्लैनेट्स, गैलेक्सी, स्टार्स नजर आ रहे होंगे और वहां पे कुछ एक ऐसी जगह होगी जहां पे इस तरह का एक ब्लैक आपको होल टाइप नजर आएगा. दिस इज कॉल्ड द ब्लैक होल. ब्लैक होल के बारे में सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये है कि ब्लैक होल की जो बाउंड्री होती है, दैट बाउंड्री इट इज कॉल्ड इवेंट होराइजन. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इवेंट होराइजन. सवाल पूछा जा सकता है आपसे इवेंट होराइजन के बारे में भी. तो इवेंट होराइजन का जहन में रखिएगा, ये क्या चीज है. ये ऐसी बाउंड्री को कहा जाता है जिस बाउंड्री के बाद कोई भी इवेंट ऑब्जर्वर को इफेक्ट नहीं करता. यानी इस बाउंड्री के बाद जिस तरह से हमें नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर या इस बाउंड्री से पहले पहले लॉज ऑफ फिजिक्स जिस तरह से ऑपरेट करते हैं, जिस तरह से लॉज ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट कर रहे होते हैं, जिस तरीके से इवेंट्स ऑब्जर्वर्स को इफेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे ही हम ये बाउंड्री क्रॉस करते हैं, इस बाउंड्री को क्रॉस करने के बाद कोई लॉ इनमें से वैलिड नहीं रहता. इसके अंदर पहले तो ये सपोज किया जाता था कि इसके अंदर कोई लॉ एग्जिस्ट वैलिड ही नहीं करता, लेकिन बाद में ये थ्योरी इवॉल्व हुई और ये समझा जाने लगा कि इसके अंदर लॉज तो होल्ड करते हैं, लेकिन फिर लॉज ऑफ फिजिक्स और लॉज ऑफ ग्रेविटेशन वो डिफरेंट फॉर्म्स में फॉलो किए जाते हैं या वैलिड हैं विद इन अ ब्लैक होल. तो इसके बाउंड्री के बारे में आपको ये इवेंट होराइजन का वर्ड, और इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं. इवेंट होराइजन इज दैट बाउंड्री जिसके बाद कोई भी इवेंट ऑब्जर्वर को अफेक्ट नहीं करता, उसे इवेंट होराइजन कहा जाता है. ब्लैक होल बनते कैसे हैं? ब्लैक होल के बनने के हवाले से हमारे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेके. अब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अक्सर लोगों ने नाम सुना हुआ होगा जो साइंस बैकग्राउंड से हैं. नॉन साइंस बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनके लिए ये नाम नया होगा. व्हाट इज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आसान लफ्जों में समझने के लिए हम ये समझते हैं कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिलेट्स द ग्रेविटेशन. ये ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन करती है, ग्रेविटी को एक्सप्लेन करती है. और ये इसके मुताबिक ग्रेविटी इज नॉट समथिंग लाइक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मैसेस है. ये थ्योरी ये बताती है कि जो हमारे पास सन के अराउंड जो रिवॉल्व कर रहे हैं सारे के सारे प्लैनेट्स, दे आर नॉट रिवॉल्विंग बिकॉज सन इज अट्रैक्टिंग देम. इसके मुताबिक आप जरा समझिएगा कि जो स्पेस टाइम है, स्पेस टाइम ये हमारा पूरा यूनिवर्स एक्सप्लेन कर रही होती है. दुनिया में 2 चीजें हैं, एक स्पेस है जिसके 3 डायमेंशंस होते हैं और चौथा डायमेंशन इसका टाइम है. कोई भी इवेंट इन 4 डायमेंशंस के अंदर हो रहा होता है. ऑब्जर्वेबल इवेंट जो कि हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो इन 4 डायमेंशंस के अंदर हो रहा होता है. यानी स्पेस में कुछ ना कुछ इवेंट हो रहा होगा और वो टाइम के साथ साथ उसको फॉलो कर रहा होगा. तो ये 4 डायमेंशंस में इवेंट हो रहे होते हैं. अब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जो स्पेस टाइम है, स्पेस टाइम बेसिकली एक शीट की तरह है, एक रबर शीट है. अब आपके सामने यहां पे आपको स्क्रीन पे एक शीट नजर आ रही होगी. आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. आप एक शीट लो, बहुत बड़ा एक रबर का शीट पकड़ो और 4 दोस्त उसे चारों कोनों से पकड़ के खड़े हो जाओ. बिल्कुल फ्लैट होगी वो, खींच के रखो उसे. उसके सेंटर में आप एक छोटा सा स्टील का बॉल रखते हो. वो स्टील का बॉल क्या करेगा, उसकी वजह से वो शीट जो है वो नीचे झुक जाएगी. जिस तरह से आपने यहां पे देखा कि एक फ्लैट शीट थी और उस फ्लैट शीट के ऊपर हमने जब एक बॉल रखा तो वो शीट नीचे झुक गई, उसमें थोड़ा सा कर्व प्रोड्यूस हो गया. अब एक कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात है कि अगर मैं वेट बढ़ा दूंगा, यानी मैंने जो पहले बॉल रखा था मैं बड़ा बॉल रख देता हूं, तो वो जरा ज्यादा झुक जाएगी नीचे, थोड़ा सा कर्व और हो जाएगा. जैसे जैसे हम मास बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आप देखोगे कि स्पेस टाइम का जो कर्वेचर है, जो कर्व है,
वो मजीद बढ़ती जाएगी। जितना मास हैवी होगा उतना वो ज्यादा नीचे झुकती जाएगी। यहां से हमें ब्लैक होल के बनने का एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि ब्लैक होल इज बेसिकली इट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ मास। इसका जो मास है वो मिलियंस एंड मिलियन टाइम्स ऑफ द हैवीएस्ट स्टार जो हम जानते हैं। हमारा जो सूरज है, सूरज बेसिकली बहुत बड़ा है, लेकिन सूरज से भी बहुत बड़े बड़े स्टार्स दुनिया में मौजूद हैं, और वो इतने बड़े हैं कि जब वो स्पेस टाइम कर्व के अंदर जाते हैं तो वो ज्यादा कर्व स्पेस टाइम शीट के ऊपर ज्यादा कर्व प्रोड्यूस कर देते हैं। अब जब ब्लैक होल बनता है तो उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो चुकी होती है, उसका मास इतना ज्यादा हो चुका होता है कि वो जो कर्व बनाता है, वो जो शीट में एक कर्व प्रोड्यूस करता है, वो इतना नीचे चली जाती है कि उसके ऊपर आपको ऐसे लगता है ऊपर से एक होल बन गया उसके अंदर, ठीक है। वो बहुत ज्यादा नीचे झुक जाती है, और उसकी ये जो बाउंड्री होती है सारी, दिस बाउंड्री देन इज कॉल्ड इवेंट होराइजन। और हम देखते हैं कि कोई भी चीज उस बाउंड्री से जब अंदर चली जाती है तो फिर वो बाहर नहीं आ सकती। बेसिकली ये आपको प्लैनेटरी मोशन को समझने में भी हेल्प करती है। अब अगर ग्रेविटी जो है वो एक अट्रैक्टिव पुल नहीं है, दैट इज नॉट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फिर चीजें जो है वो सूरज के अराउंड क्यों घूमती रहती हैं? प्लैनेट सूरज के अराउंड क्यों घूमते रहते हैं? इसकी वजह सिंपल ये है, जरा गौर करिएगा। हमारे पास जब एक फ्लैट रोड के ऊपर आप जा रहे होते हो, फ्लैट रोड के ऊपर जाते हुए आप बिल्कुल सीधे ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन जहां पे रोड में जरा कर्व आता है, आप देखते हो वहां से वो थोड़ा सा यूं ऊपर उठ जाता है, कर्व हो जाता है, वहां पे हम घूम जाते हैं। बिल्कुल उसी जैसा कर्व आपको यहां पे नजर आ रहा है। ये देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये सूरज है और सूरज जब स्पेस टाइम की शीट के ऊपर पड़ा हुआ है और उसने उस शीट के अंदर एक होल क्रिएट किया हुआ है, उसने उसके अंदर एक नीचे की तरफ कर्व प्रोड्यूस किया हुआ है, तो अर्थ जब घूमते घूमते यहां से गुजरने की कोशिश करेगी तो इस कर्वेचर की वजह से अर्थ जो है वो बजाय कि वो सीधी गुजर जाती, वो यूं इसके अराउंड घूमने लग जाएगी। तो बेसिकली किसी भी स्टार के अराउंड प्लैनेट्स इसलिए रिवॉल्व करते हैं क्योंकि उस स्टार का जो कर्वेचर होता है, उसकी जो कर्व है स्पेस टाइम शीट के ऊपर, वो छोटा सा प्लैनेट जो है वो उसके साथ से गुजरता हुआ बिल्कुल सीधा नहीं गुजर पाता, बल्कि जैसे ही वो कर्व पे आता है वो यूं घूम जाता है और फिर वो कर्व के अंदर अंदर घूमता रहता है। इस तरीके से ब्लैक होल प्रोड्यूस हो सकता है। अब ब्लैक होल बेसिकली बनता किस तरह से है? ब्लैक होल किसी हैवी मैसिव स्टार की डेथ से बनता है, और उसकी डेथ होती किस तरह से? स्टार के कोर में बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूल होता है, यानी वो न्यूक्लियर फ्यूल को इस्तेमाल करता है। हम बात करते हैं सिंपल सन के बारे में। सन इज अ स्टार। अब सन के कोर में हाइड्रोजन मौजूद है। अब वो हाइड्रोजन जो है वो सन उसको कंज्यूम करता जा रहा है, और फ्यूजन रिएक्शन की वजह से वो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती जा रही है। हीलियम फ्यूजन रिएक्शन की वजह से किसी और हैवी एलिमेंट में कन्वर्ट होती जाएगी। इस तरह से सन के कोर में फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं। किसी भी स्टार के कोर में फ्यूजन रिएक्शन होते हैं, और उनकी वजह से जो लाइटर एलिमेंट्स हैं वो हैवी एलिमेंट्स में कन्वर्ट होते जाते हैं, और कन्वर्ट होते 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 वो इतने हैवी हो जाते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो उसकी जो इंटरनल मास है वो इतना बढ़ जाता है कि वो कोलैप्स इनवर्ड होती है। ग्रेविटी उसकी हैवी होने की वजह से मास इतनी बढ़ जाती है कि इट कोलैप्सेस इनवर्ड, वो अपने ही आपको अंदर खींच लेती है कोर। और जब वो अपने आप को अंदर खींचती है तो उसके जो एक्सटर्नल लेयर्स हैं दे आर ब्लोन आउट, और उनसे एक ब्लैक होल बन जाता है। अब ब्लैक होल बनने के लिए सिर्फ इतना जरूरी नहीं है कि मास बहुत ज्यादा हो, इसके लिए और कुछ कंडीशंस का होना भी जरूरी है, क्योंकि हमारा सन फॉर एग्जांपल ये कभी भी ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। और उसकी वजह एक तो इसका इतना ज्यादा मास नहीं है कि ये अपने आप को खुद ही इनवर्ट कोलैप्स कर ले, और दूसरा सन के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल ऐसा है, इसके अराउंड जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं उनका साइज सन के कंपैरिजन में बहुत कम है। जबकि ब्लैक होल बनने के लिए एक तो मास बहुत ज्यादा होना जरूरी है, और उसके अलावा इसकी जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर होता है वहां पे हाई प्रेशर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मास बढ़ता जाएगा, ग्रेविटी बढ़ती जाएगी और साइडों से ज्यादा प्रेशर लगेगा, तो ही वो इनवर्ट कोलैप्स करेगा और वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। रादर हमारा सन जो है वो ब्लैक होल में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन इट विल कन्वर्ट इनटू अ व्हाइट ड्वार्फ। अब व्हाइट ड्वार्फ क्या है, ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। तो व्हाइट ड्वार्फ के बारे में देखिएगा। व्हाइट ड्वार्फ जो है ये असल में कोई भी स्टार जो कि हमारे सन के मास जितना स्टार होता है और उसके सराउंडिंग में कोई बहुत ज्यादा प्रेशर एग्जिस्ट नहीं करता, जब ये अपनी कोर का सारा न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल कर चुका होता है, उस वक्त
इसके अंदर मजीद फ्यूल नहीं बचता और ये मजीद जो है वो रेडिएशन उस तरह से न्यूक्लियर फ्यूल प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इस वजह से क्या होता है वो बिल्कुल जैसे कहते हैं कि खत्म हो जाता है अब वो, और लेकिन वो स्टिल ग्लो कर रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हॉट होता है अंदर से। तो इस वजह से इसे कहा जाता है व्हाइट ड्वार्फ। ब्लैक होल के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हमने स्टार्ट में बात की कि समझा जाता है कि ब्लैक होल किसी भी चीज को एस्केप नहीं करने देता। नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम इट। कोई भी पार्टिकल, इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइक लाइट भी इससे बाहर एस्केप नहीं कर सकती। अच्छा, यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता चलूं नॉन साइंस बैकग्राउंड लोगों के लिए। साइंस वालों को तो पता होगा कि लाइट क्यों एस्केप नहीं कर सकती ब्लैक होल से, लेकिन देखिए नॉन साइंस बैकग्राउंड के लोगों के लिए एक चीज समझा दूं। हमने ब्लैक होल के बारे में बात की कि इट हैज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू इट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मास, और ये उस वजह से चीजों को इतना स्ट्रांगली पुल करता है क्योंकि ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये इतना स्ट्रांगली उनको अट्रैक्ट करता है कि उसे बाहर जाने ही नहीं देता। अब ये तो समझ आता है कि अगर कोई पार्टिकल हो तो पार्टिकल तो क्योंकि मास रखता है, उसका मास होता है और ग्रेविटी मास को अट्रैक्ट करती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट को वो कैसे ग्रेविटी अट्रैक्ट कर सकती है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि लाइट जो है दैट आल्सो कंसिस्ट्स ऑन पार्टिकल्स, और लाइट जिन पार्टिकल से मिलकर बनती है उनको नाम दिया जाता है फोटोन का। फोटॉन्स आर द पार्टिकल्स जिनसे मिलकर लाइट बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बनती हैं। आप जब बल्ब ऑन करते हो और कमरे में हर तरफ रोशनी हो जाती है तो बेसिकली बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ फोटॉन्स आपके बल्ब से निकलते हैं और वो हर तरफ यूं फैल जाते हैं और आपके पूरे कमरे को रोशन कर देते हैं। तो लाइट भी एक पार्टिकल है, लेकिन फोटॉन के बारे में एक बात याद रखिएगा, फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है। इसका रेस्ट पे कोई भी मास नहीं होता। फोटॉन इसलिए कभी भी आपको रेस्ट में नहीं मिलेगा, फोटॉन हमेशा आपको मूव करता हुआ मिलेगा। हमेशा आप इसको मूव करते हुए ऑब्जर्व कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए ऑब्जर्व कर सकते हो। कभी भी आपको फोटॉन यूं पड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। रेस्ट मास फोटॉन का जो है वो 0 हो जाता है। तो इस वजह से क्योंकि लाइट भी मास रखती है तो ब्लैक होल जो है वो लाइट को भी अट्रैक्ट कर लेता है ड्यू टू इट्स मास, और लाइट भी इससे बाहर एस्केप नहीं कर सकती। इसके बाद हम बात कर लें अगर ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल जो है इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा कम होता है, इतना ज्यादा कम होता है कि दैट इज फ्रीजिंग कोल्ड, और इसका बाहर का जो टेम्परेचर होता है दैट इज इनक्रेडिबली हॉट। द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक होल with the mass of our sun is around 1 millionth of a degree above the absolute zero। ये आप याद रखिए कि बहुत छोटा ब्लैक होल, यानी जिसका मास बिल्कुल हमारे सन के मास जितना हो, वो उसका भी जो टेम्परेचर होगा, उसके बाहर जो उसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा, दैट विल बी 1 millionth degree above द एब्सोल्यूट जीरो। और एब्सोल्यूट जीरो की अगर बात की जाए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जीरो टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन होता है या -273 डिग्री सेल्सियस होता है। क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स होते हैं, उनमें केल्विन भी है और डिग्री सेल्सियस भी है। तो एब्सोल्यूट जीरो का वर्ड जो है दैट स्टैंड्स फॉर 0 केल्विन, और 0 केल्विन का मतलब है -273 डिग्री सेल्सियस। और ये इतना कम टेम्परेचर है, 0 डिग्री पे बर्फ जमना शुरू हो जाती है। नेगेटिव में टेम्परेचर जाता है मतलब मजीद ठंडा होता जा रहा है। और -273 डिग्री सेल्सियस ये लेबोरेटरी में अचीव करना भी बहुत मुश्किल है, यानी आप इतने ठंडे टेम्परेचर को प्रोड्यूस बहुत मुश्किल से कर पाते हो। तो ये लेबोरेटरी में अचीव करना बहुत मुश्किल है, इस वजह से इसे एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। और ये समझा जाता है कि इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। तो ये आपके पास ब्लैक होल के अंदर और बाहर के टेम्परेचर के बारे में कुछ बात हो गई। इसके बाद ग्रेविटेशनल पुल इसकी इतनी ज्यादा होती है ब्लैक होल की कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी ब्लैक होल में जंप करते हो तो आपका जो टो है, अगर आप पांव की तरफ से यूं पहले जंप करते हो तो आपका जो टो है, अंगूठा पांव का, उसको ब्लैक होल जब टच करेगा या उसकी बाउंड्री में जब पहुंचेगा तो अंगूठे पे जो लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी है एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन योर हेड, वो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो वहीं से आपको यूं खींचना शुरू कर देगा और आपके अंगूठे से पकड़ के वो आपको इतना खींचेगा
कि आप बिल्कुल यूं लंबे होते जाओगे, क्योंकि आपके सर की तरफ ग्रेविटी कम है और अंगूठे की तरफ ग्रेविटी ज्यादा है, तो वो आपके बॉडी के एक एक पार्टिकल को इतनी हाई ग्रेविटी के साथ खींचना शुरू कर देगा, यू विल लिटरली एंड अप लुकिंग लाइक अ स्पैगेटी। आपने स्पैगेटी देखी भी होगी, यू लंबा सा एक तार होता है, तो आप बिल्कुल इस तरह के बन जाओगे जब आप ग्रेविटी ऑफ ब्लैक होल को एक्सपोज हो जाओगे। अपने पाँव की तरफ से आप उस पर जंप कर रहे हो, तो पाँव के ऊपर वो इतनी ज्यादा फोर्स वहां पे लगा रहा होगा। अगर हम कायनात के साइज का अंदाजा लगाना चाहें ब्लैक होल से, तो आपको पता है कि ब्लैक होल के लिए हमने बात की कि मास बहुत ज्यादा होना चाहिए। इवन ऑर्डिनरी स्टार्स लाइक आवर सन, ये ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि इनका मास बहुत कम है। ब्लैक होल बनने के लिए मास का बहुत ज्यादा होना जरूरी है। और इसका मतलब ये कि कायनात में फिर कितने ऐसे स्टार्स हैं जो कि ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकते हैं, इससे हमें कायनात के साइज का भी एक रफ अंदाजा हो जाता है। तो साइंटिस्ट के मुताबिक तकरीबन 10 मिलियन से 1 बिलियन, 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से 1 अरब, 10 मिलियन टू 1 बिलियन ऐसे स्टार्स दुनिया में मौजूद हैं जो कि ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकते हैं। सॉरी, 10 मिलियन टू 1 मिलियन इन द मिल्की वे अलोन। कायनात में नहीं, सिर्फ मिल्की वे में, मिल्की वे के अंदर जो हमारी अपनी गैलेक्सी है उसके अंदर 10 मिलियन टू 1 बिलियन ऐसे स्टार्स मौजूद हैं जो कि ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब एक छोटा सा ब्लैक होल, यानी जिसका मास ऑलमोस्ट हमारे सन जितना हो, वो 10 रेज टू पावर 67 ईयर तक जिंदा रह सकता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। 10 रेज टू पावर 67 ईयर्स तक वो अपने आप को एक्टिव रख सकता है और उसके बाद फिर आहिस्ता 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 वो कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और ब्लैक होल की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। 10 रेज टू पावर 67 ईयर्स इतना बड़ा टाइम है कि इसे आप एक नंबर की फॉर्म में याद भी नहीं रख सकते, या पता नहीं ये नंबर क्या बनेगा। अब कंसिडरिंग द एज ऑफ द यूनिवर्स, अब आपको पता है कि यूनिवर्स की एज जो है दैट इज ऑलमोस्ट 13.8 बिलियन ईयर्स, तो इट्स अ गुड सफिशिएंट टाइम कि 14 बिलियन साल हो गए हैं बिग बैंग हुए हुए। तो इट्स अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम जिसके अंदर ब्लैक होल जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि एक ब्लैक होल को क्रिएट होने के लिए भी मिलियंस ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड होते हैं। जिस तरह अगर हमारे सन जितना कोई एक स्टार हो और उसके सराउंडिंग का एंड एटमॉस्फेयर भी इस तरह का हो कि वो उसे ब्लैक होल में कन्वर्ट कर सके, तो इट विल टेक लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स कि अपने अंदर का पूरा न्यूक्लियर फ्यूल कंज्यूम कर ले, वो हैवी एलिमेंट्स में कन्वर्ट होके अपने आप को ही इनवर्ड सक कर ले, कोलैप्स कर जाए और ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाए। तो इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो इससे अंदाजा हो सकता है कि हमारी अर्थ जो है, हमारा यूनिवर्स जो है, दैट इज लाइक बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ब्लैक होल्स आपको स्पेस में देखने को मिल जाते हैं। तो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट अ ब्लैक होल, कि ब्लैक होल है क्या, ये बनता कैसे है, मैसिव स्टार की डेथ से ये बनता है, व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है, छोटे स्टार्स जिनका मास कम है और उनके सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर इतना प्रेशर इतना हाई नहीं है, वो ब्लैक होल में कन्वर्ट होने के बजाय व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट होते हैं जब वो अपने अंदर की सारी हाइड्रोजन, अपना न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल कर चुके होते हैं और मजीद न्यूक्लियर फ्यूल प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो वो व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं और ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं होते। तो आपको डिफरेंस बिटवीन अ ब्लैक होल एंड व्हाइट ड्वार्फ भी यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो ये 5 नंबर का सवाल आपके 2018 के पेपर में आ चुका है। होप आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा ब्लैक होल के बारे में। 5 नंबर का सवाल अब आ जाए तो आप शुरू से लेके इसकी शेप के बारे में, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, इसके बनने के तरीके के बारे में, व्हाइट ड्वार्फ साथ क्या होता है, आप उसके कंपैरिजन में लिख सकते हो। तो ये 5 नंबर का मटेरियल अब आप अपने पेपर में लिखने के काबिल हो जाओगे इंशाल्लाह।